Good morning, all of you. Today, my deliver lecture, the subjects of public international law. Public international law is the last paper, I mean 7th paper, and very important subjects. Public international law यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपके नेचर एंड डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये आपको पढ़ना है। और इसमें भी आपको नेचर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल पॉलिसी, फिर आपका सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फिर रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, फिर आपका आता है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसी में फिर है आपका सैंक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सॉवरेनिटी इन इंटरनेशनल लॉ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिसेंट चैलेंजेस। तो आपके यूनिट फर्स्ट में ये इतने टॉपिक पर आपको फोकस करना है, लेकिन इतने टॉपिक में भी आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूनिट फर्स्ट का है, जो ज़्यादातर उसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिल जाएंगे, वो है आपका नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ आई मीन अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आई मीन सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ मीन्स अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत। फिर आपका जो ये दो टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। इस टॉपिक से आपको लॉन्ग और शॉर्ट ज़रूर मिल जाएंगे आपको। फिर आपका आता है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ तो 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम पूरे यूनिट फर्स्ट के सारे टॉपिक को ना पढ़ करके अगर हम केवल इतने टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कस करते हैं या इसको पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से आपको मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ आई मीन अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति। नेचर से क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेचर? देखो बेटा, सबसे पहली बात तो हमें इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट बताना है कि ये जो इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो वर्ड है, जो शब्द है, थोड़ा सा 2 मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये शब्द की ओरिजिन कैसे हुई, आई मीन ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देखिए 1879 के पहले इंटरनेशनल लेवल पर लॉ ऑफ नेचर वर्ड का यूज किया जाता था। यानी तब इंटरनेशनल लॉ की ओरिजिन नहीं हुई थी, इस शब्द की ओरिजिन नहीं हुई थी, तो इसके जगह पर जो है लॉ ऑफ नेचर वर्ड का यूज किया जाता था, जिसको हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि, यानी लॉ ऑफ नेशन, सॉरी लॉ ऑफ नेचर नहीं बल्कि लॉ ऑफ नेशन वर्ड का यूज किया जाता था। ये 1879
के पहले यानी कि बिफोर 1879 जेरेमी बेंथम की एक टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई। क्योंकि बेटा देखो, लॉ ऑफ नेशन वर्ड से इतना कंफ्यूज होता था कि लॉ ऑफ नेशन में कौन कौन से लॉ आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे, लॉ ऑफ नेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, कौन कौन से लॉ इसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से लॉ इस पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था। यह कंफ्यूजन दूर हुआ 1879 में, क्योंकि 1879 में जेरेमी बेंथम के थ्रू या जेरेमी बेंथम के द्वारा एक टेक्स्ट बुक लिखा गया और उसी यानी कि 1879 में ही पब्लिश हुआ। उस बुक का नाम है, उस टेक्स्ट बुक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये बुक में जेरेमी बेंथम ने फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ नेशन की जगह पर इंटरनेशनल लॉ वर्ड का यूज किया था और तब से लेकर आज तक जो है इंटरनेशनल लॉ वर्ड का यूज होना शुरू हुआ। तो ये तो हो गई ओरिजिन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप लिखेंगे कि जेरेमी बेंथम ने 1879 में एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। उस बुक में जेरेमी बेंथम ने लॉ ऑफ नेशन की जगह पर पहली बार इंटरनेशनल लॉ वर्ड का यूज किया था और तब से लेकर अब तक जो है इंटरनेशनल लॉ शब्द का जो है यूज या प्रयोग किया जाने लगा। तो अब आइए सीधे हम लोग यूनिट फर्स्ट के पहले टॉपिक पर, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेचर एंड डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ शब्द से आपको बता दें बेटा कि इस टॉपिक से मोर देन डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा ये टॉपिक। कम से कम 9 प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, नेचर एंड डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन उसका उत्तर एक ही है, यानी क्वेश्चन कई प्रकार के। जैसे फॉर एग्जांपल इस टॉपिक से जो पहला पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्कस इट्स नेचर। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन कि डिफाइन इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्कस इट्स नेचर, कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा बताइए और इसकी प्रकृति को समझाइए। अगर यह क्वेश्चन पूछा होगा तो फिर इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता है, पूछने का तरीका बदल देता है कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इज ए ट्रू लॉ, आर यू एग्री, प्लीज एक्सप्लेन। यानी क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में एक विधि है, क्या इस कथन से आप सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। इसके अलावा कुछ फिलोसफर हैं, कुछ जूरिस्ट हैं, उनके स्टेटमेंट को एग्जामिनर पूछ लेता है एग्जाम में। जैसे इंटरनेशनल लॉ को लेकर के हॉलैंड का एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। कभी कभी इसी स्टेटमेंट को लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कभी इस स्टेटमेंट को जो है शॉर्ट में दे दिया जाता है कि व्हेन इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिजिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग हॉलैंड, प्लीज एक्सप्लेन। या तो लॉन्ग पूछेगा या तो शॉर्ट में पूछेगा कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिजिंग पॉइंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग हॉलैंड, प्लीज एक्सप्लेन। यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का एक लुप्त प्राय बिंदु है। हॉलैंड के इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। इसके अलावा ऑस्टिन का एक स्टेटमेंट है इंटरनेशनल लॉ को लेकर के। ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए नॉट ए लॉ, इट इज मोरल फोर्स
अकॉर्डिंग ऑस्टिन प्लीज एक्सप्लेन। यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है बल्कि एक मोरल फोर्स है। ऑस्टिन के इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। या तो ये पूछेगा। मिस्टर स्टार का एक स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ। इसको कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है। तो देखिए कितने तरीके से, कितने टाइप क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, लेकिन इसका लिखने का तरीका एक ही है। जैसे अब आइए नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेचर का मतलब होता है कि इंटरनेशनल लॉ का स्वभाव कैसा है, यह किस प्रकृति का है, यह किस स्वभाव का है। तो इसको लेकर के दो विचारधाराएं हैं, दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो कि इंटरनेशनल लॉ को क्रिटिसाइज करता है, सपोर्ट नहीं करता, और दूसरा ग्रुप जो है वो इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करता है। जो पहला ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप है, वो सीधे कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए नॉट ए लॉ। यानी इंटरनेशनल लॉ इज ए नॉट ए लॉ। ये मेन हेडिंग रहेगी कि इंटरनेशनल लॉ इज ए नॉट ए लॉ, आई मीन अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। अब इसके जो सपोर्टर हैं, यानी इस विचारधारा के जो मानने वाले हैं, उनमें है ऑस्टिन, हॉलैंड, बेंथम, एचएलए हार्ट। ऑस्टिन, हॉलैंड, बेंथम, एचएलए हार्ट, ये लोग इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये लोग स्टेट को सुपीरियर मानते हैं। ये लोग स्टेट को सुपीरियर मानते हैं और ये कहते हैं, ये लोग नेचुरल लॉ को नहीं मानते। यानी जो प्राकृतिक विधि है, जो लॉ ऑफ नेचर है, जो प्रकृति विचारधारा है, जो प्राकृतिक विचारधारा है, हम लोग कहते हैं भाई कि विधि का विधान है कि होइए वही जो राम रचि राखा। यानी ईश्वरीय विधि या ईश्वरीय नियम को ऑस्टिन, हॉलैंड, बेंथम, एचएलए हार्ट ये लोग नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेचुरल लॉ का जो कंसेप्ट है, जो प्राकृतिक विधि की जो विचारधारा है, वो ये कहती है कि पहले लॉ आया और फिर लॉ ने ही स्टेट को बनाया। अगर हम लोग जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच में अगर देखा जाए तो नेचुरल लॉ का जो कंसेप्ट है, जो थीम है, वो ये कहता है कि पहले विधि का विधान आया, पहले लॉ आया और लॉ के थ्रू ही स्टेट को बनाया गया। लेकिन जो एनालिटिकल स्कूल के मानने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा राज्य से ग्रहण किया है, वो लोग नेचुरल लॉ को नहीं मानते हैं, वो स्टेट को फॉलो करते हैं, स्टेट को मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पहले स्टेट आया और फिर स्टेट ने ही लॉ को बनाया। यानी पहले राज्य की उत्पत्ति हुई और फिर राज्य ने ही विधि का निर्माण किया। और ऑस्टिन से पूछा जाता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ का स्वभाव कैसा है? क्या इंटरनेशनल लॉ इज ए ट्रू लॉ? क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में कोई विधि है? और अगर इंटरनेशनल लॉ और अगर स्टेट लॉ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो आप किसको प्रिविलेज देंगे? तो ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए नॉट ए लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि
विधि नहीं है, इंटरनेशनल लॉ इज ए नॉट ए लॉ, इट इज मोरल फोर्स। ये एक नैतिक बल है, ये विधि नहीं है, ये मोरल इनफोर्स है, जो कि इंटरनल जो है उसको लोग फॉलो करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है। हॉलैंड भी ऑस्टिन के हाँ में हाँ मिलाता है और हॉलैंड कहता है कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है। हॉलैंड तो यहाँ तक कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए वैनिजिंग पॉइंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इंटरनेशनल लॉ इज ए वैनिजिंग पॉइंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, बल्कि ये तो विधि के छेद से इसको निकाल के बाहर कर देना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं बल्कि विधि शास्त्र को भी विधि के छेद से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। बेंथम भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, क्योंकि जितने लोग नेचुरल लॉ के क्रिटिसाइजर हैं, जितने फिलोसफर, जितने जूरिस्ट प्राकृतिक विधि के आलोचक हैं, वो सब इंटरनेशनल लॉ को लॉ की कैटेगरी में नहीं मानते। ऑस्टिन कहता है कि भाई मैं उसी लॉ को फॉलो करूंगा, मैं उसी लॉ को लॉ मानूंगा कि जब तक लॉ में 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होगा, 3 एलिमेंट्स, जब तक लॉ में 3 एलिमेंट्स नहीं होगा तब तक मैं उसको लॉ नहीं मानूंगा। कि मैं उसका मेजरमेंट करूंगा कि किसी भी विषय में, किसी भी लॉ के विषय में अगर ये 3 एलिमेंट्स होंगे तभी मैं उसको लॉ मानूंगा, और अगर 3 एलिमेंट उसमें नहीं होंगे तो मैं उसको लॉ नहीं मानूंगा। पहला, इसको त्रिवेणी संगम भी कहता है। ऑस्टिन कहता है कि लॉ में सबसे पहले कमांड होनी चाहिए, यानी कि लॉ में आदेश होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। अगर उस कमांड का वो फॉलो नहीं किया गया, यानी कि उन आदेशों को अगर फॉलो नहीं किया गया, तो दूसरा जो एलिमेंट्स है वो सैंक्शन होना चाहिए। सैंक्शन माने शास्ति, इसको दंड उसमें होना चाहिए लॉ में। फिर दंड देगा कौन? सॉवरेन यानी संप्रभु। ये 3 चीजें अगर लॉ में हैं तभी मैं उसको लॉ मानूंगा, और अन्यथा अगर ये 3 में इनमें से कोई भी अगर एलिमेंट नहीं होगा तो मैं उसको लॉ नहीं मानूंगा। तो यहाँ नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉ के बेस पर ये लोग इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? इंटरनेशनल लॉ में ऐसी कौन सी कमी इनको दिखाई देती है जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते हैं? तो ये पहला लॉजिक देते हैं, तर्क, लॉजिक। फर्स्ट, पहला लॉजिक, ऑस्टिन कहता है कि मैं इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानता, क्योंकि तर्क ये है, क्योंकि देखिए जब हम किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो सबसे पहले उसकी कमियों को बताते हैं, उसकी कमियों की वजह से ही उसकी आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर ऑस्टिन भी इंटरनेशनल लॉ की कमियां बताता है, लॉजिक देता है, तर्क देता है, जिसमें पहला तर्क वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ को सॉवरेन पर्सन के थ्रू इसको मैक नहीं किया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि को किसी संप्रभु के द्वारा, किसी सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू जो है इसको मैक नहीं किया गया है। पहला कमी बताता है वो। दूसरी कमी ये बताता है कि इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शन नहीं है, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि में शास्ति नहीं है, दंड नहीं है। और ऑस्टिन ये भी कहता है कि अगर जिस लॉ में वायलेशन होने पर पनिशमेंट का सिस्टम ना हो या सैंक्शन का सिस्टम ना हो, उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए ऑस्टिन कहता है कि भाई लॉ में 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, पहला कमांड, दूसरा सैंक्शन और तीसरा सॉवरेनिटी। तो बाकी का इसके अलावा जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ को फर्स्ट टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।